अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ ने एक अलग स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर ली है। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर अलग दावा कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इन दावों की नफी कर रही है, अपना दिफा पेश कर रही है। लेकिन अपने दिफा में तहरीक इंसाफ ने जो दस्तावेज़ात पेश की हैं वो इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस बन गई हैं, क्योंकि जो दस्तावेज़ात हमने हासिल की हैं उसने तहरीक इंसाफ के दिफा को ही मशकूक बना दिया है। क्योंकि तहरीक इंसाफ घड़ी का सेट फरोख्त करने से मुताल्लिक हाथ से लिखी हुई जिस दुकान की रसीद का सहारा ले रही है और तोशाखाना से सिर्फ 20% अदायगी करके घड़ी खरीदने का जो रिकॉर्ड है, उन दोनों दस्तावेज़ात में एक ही तारीख दर्ज है। यानी घड़ी का सेट तोशाखाना से खरीदने की और मार्केट में फरोख्त करने की तारीख एक ही है, और वो तारीख 22 जनवरी 2019 की है, जिससे सिर्फ दो चीज़ें ही साबित हो सकती हैं, और वो ये है कि या तो इमरान खान ने तोशाखाना से तोहफा खरीदने से पहले ही मार्केट में फ़रोख्त कर दिया था, और या फिर तोशाखाना में पहले ही कैश की सूरत में किसी के ज़रिए 2 करोड़ रुपए की रकम जमा कराई और फिर इस रकम को जवाज़ फराहम करने के लिए मार्केट से एक जाली रसीद बनवाई गई ताकि मुस्तकबिल में किसी भी मुमकिन कार्रवाई से बचा जा सके। सिर्फ यही नहीं, अब आने वाली तफसीलात में यह भी वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान की हुकूमत ने जो 2018 में तोशाखाना से तहाइफ खरीदने के लिए 50% की अदायगी का कानून बनाया था और जिसका क्रेडिट तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान लेते रहे हैं, इमरान खान ने खुद उस कानून की खिलाफ वर्जी करके एक कीमती तोहफे के लिए सिर्फ 20% अदायगी की है। और ये बात भी साबित हो गई है कि इमरान खान को मिलने वाले ग्राफ सेट की जो मार्केट वैल्यू तोशाखाना की इंतजामिया ने तय की थी वो 10 करोड़ रुपए थी। यानी ये इमरान खान को बता दिया गया था कि आप ये सेट मार्केट में फ़रोख्त करने जाएं तो आप इसे 10 करोड़ में फ़रोख्त कर सकते हैं। मगर इमरान खान के अपने दावे के मुताबिक उन्होंने तयशुदा मार्केट वैल्यू से भी 50% कम में, यानी 5 करोड़ 10 लाख रुपए में ये सेट फ़रोख्त कर दिया। यानी तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना स्कैंडल में जो दिफाई पोजीशन ली है वो पोजीशन ही तहरीक इंसाफ पर मज़ीद सवालात उठा रही है, इमरान खान पर मज़ीद सवालात उठा रही है। इस पूरे मामले का तफसीली जायज़ा लेते हैं। दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के दोस्त भी हैं, उनका दावा है कि उन्होंने इमरान खान को मिलने वाली घड़ी $20 लाख में दुबई में ख़रीदी, यानी 28 करोड़ रुपए में ख़रीदी थी, और बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से ख़रीदी थी, और इस डील के लिए उन्होंने अदायगी कैश में की है। लेकिन इमरान खान का दावा है कि उन्होंने घड़ी का सेट 5 करोड़ 10 लाख रुपए में फ़रोख्त किया है, और उन्होंने ये घड़ी दुबई में उमर फारूक को नहीं बल्कि इस्लामाबाद में एक डीलर को फ़रोख्त की है। अब इमरान खान ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए इस्लामाबाद की एक लोकल घड़ी की दुकान की रसीद भी दिखाई है, और ये रसीद एक लेटर हेड पर हाथ से लिखी हुई है, और इस रसीद के मुताबिक ग्राफ के सेट में मौजूद हीरे की अंगूठी, सोने और हीरो से मुज़य्यन कलम, कफ लिंक्स और नायाब काबा एडिशन की घड़ी का सेट इमरान खान से 5 करोड़ 10 लाख रुपए में ख़रीदा गया है। इस हाथ से लिखी हुई रसीद पर जो तारीख दर्ज है वो 22 जनवरी 2019 है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने इमरान खान की तरफ से तोशाखाना को तहाइफ के बदले रकम की अदायगी का जो रिकॉर्ड हासिल किया है उससे पता चलता है कि इमरान खान ने उसी दिन यानी 22 जनवरी 2019 को ही तोशाखाना से तहाइफ लेने के लिए 2 करोड़ 1,78,000 रुपए कैश की सूरत में अदा किए, जिससे दो चीज़ें ही साबित होती हैं। या तो इमरान खान ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से मिलने वाले तहाइफ को पहले 22 जनवरी 2019 को फ़रोख्त किया, यानी तोशाखाना से ख़रीदने से पहले ही फ़रोख्त कर दिया, और उसे फ़रोख्त करने के बाद उसी दिन जो 5 करोड़ 10 लाख रुपए की कैश रकम हासिल हुई उसमें से तोशाखाना को 2 करोड़ की रकम कैश की सूरत में अदा कर दी, जो कि तोशाखाना के कवानीन के तहत हो ही नहीं सकता कि पहले आप तोहफ़ा फ़रोख्त करेंगे और उसके बाद कीमत की अदायगी करेंगे। और इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म तोहफ़ा सरकार की मिल्कियत से ख़रीदने से पहले उसे मार्केट में गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त कैसे कर सकता है। और दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि इमरान खान ने 22 जनवरी को पहले 2 करोड़ रुपए तोशाखाना को कैश की सूरत में किसी के ज़रिए अदा किए और तोहफ़ा अपने पास रख लिया, और फिर इस कैश की अदायगी को जवाज़ फराहम करने के लिए इस्लामाबाद की एक दुकान से एक जाली रसीद बनवाई ताकि मुस्तकबिल में वो ये जवाज़ फराहम कर सकें कि उन्हें 2 करोड़ की रकम जो कैश की सूरत में मिली है वो उस लोकल दुकान से मिली है जिसका मालिक इस दुकान को 2020 में फ़रोख्त करके चला गया है। और हाथ से लिखी हुई एक रसीद है 5 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम की, और वो भी कैश रकम की। और इस सूरत हाल में सवाल ये उठता है कि इमरान खान ने जो तोशाखाना को 2 करोड़ रुपए की रकम अदा की थी वो कहाँ से अदा की गई थी? क्या वो पैसे इमरान खान ने अपने अकाउंट से निकाल कर खुद अदा किए? अगर हाँ तो उसकी मनी ट्रेल कहाँ है? वो इमरान खान क्यों सामने नहीं ला रहे हैं?
और अपने अकाउंट से निकाल कर दिए तो कैश की सूरत में क्यों दिए? हुकूमती ट्रांजैक्शंस तो चेक या पे ऑर्डर के जरिए होती हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि 2 करोड़ रुपए की कैश रकम अगर इमरान खान ने वज़ीर आज़म होते हुए खुद अदा नहीं की तो फिर उनके लिए किसने अदा की और कैश में क्यों अदा की? क्या छुपाना था? एक सरकारी इदारे में 2 करोड़ की रकम कैश की सूरत में कैसे अदा कर दी गई? इसका मनी ट्रेल कहाँ है? ये वो सवालात हैं जो अब खुद तहरीक इंसाफ के अपने दिफा के बाद जन्म ले रहे हैं। और जहाँ तक इमरान खान की तरफ से पेश की जाने वाली रसीद का मामला है तो ARY के रिपोर्टर हसन अयूब ने कल काशिफ अब्बासी के शो में दावा किया कि मैंने भी इस दुकान से चीज़ें खरीदी हैं। दुकानदार के मालिक ने मुझे कहा था कि रसीद पर आपको जो भी कीमत लिखनी है वो मैं लिख देता हूँ, यानी रकम ऊपर नीचे हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, एक और मामला है जिसका तहरीक इंसाफ क्रेडिट लेती रही है और वो ये है कि जब तोशाखाना का स्कैंडल सामने आया तो तहरीक इंसाफ फखरिया अंदाज में कहती रही कि इमरान खान वो शख्स हैं जिन्होंने तोशाखाना से तहफ़ लेने के तरीक़ाकार को बदल डाला। पहले उसूल ये था कि आप 30,000 से ज़ायद कीमत के तहफ़ के लिए 20% रकम अदा करते थे और तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया और इमरान खान खुद कहते थे कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी और मैंने 50% रकम अदा करके तोशाखाना से तहफ़ लिए हैं। मगर अब स्कैंडल ये सामने आया है कि जो उसूल तहरीक इंसाफ ने बनाया था और जिसका क्रेडिट लेकर इमरान खान अपना दिफा करते रहे हैं, उसी उसूल की खुद इमरान खान ने खिलाफ वर्जी की है। इसका भी तफसीली जायज़ा लेते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 18 दिसंबर 2018 को काबीना डिवीज़न ने तहफ़ रखने या वापस देने से मुताल्लिक नए कवानीन का नोटिफिकेशन जारी किया और इस नोटिफिकेशन के रूल नंबर 6 की शिक नंबर 2 के मुताबिक कोई भी तोहफ़ा जिसकी मालियत 30,000 से ज़ायद हो, उस तोहफ़े को वसूल करने वाला शख्स तोहफ़े की वैल्यू का 50% अदा करके अपने पास रख सकता है, यानी 50% अदायगी के बाद ही रख सकता है। और ये नोटिफिकेशन 18 दिसंबर 2018 का है और इमरान खान ने तोशाखाना को जो 2 करोड़ की रकम अदा की है वो 22 जनवरी 2019 को की है, यानी 50% अदायगी के उसूल बनने के 35 दिन बाद खुद इमरान खान ने उसूल बनाया और 35 दिन बाद खुद उसकी खिलाफ वर्जी की। मगर दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने अदायगी 50% नहीं और 20% की, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ने खुद तहफ़ की वैल्यू 10 करोड़ लगाई थी और इमरान खान ने अदायगी 2 करोड़ की है और 2 करोड़ 10 करोड़ का 20% बनता है, 50% नहीं बनता है। सिर्फ यही नहीं, तोहफ़े की मार्केट वैल्यू से मुतालिक भी तहरीक इंसाफ ने एक अजीब तरीक़ाकार इख्तियार किया। पहले कीमती तहफ़ की वैल्यू सिर्फ 10 करोड़ बताई और तोशाखाना के तहफ़ की कीमत इस बात के तहत तय की जाती है कि क्या उन तहफ़ को अगर आज मार्केट में फ़रोख्त करने जाएँ तो उनकी क्या कीमत मिलेगी। और इस अमल में एक मार्केट का एक्सपर्ट भी मौजूद होता है। तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिलने वाले तहफ़ की मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए लगाई गई, लेकिन उन्हें फ़रोख्त अपनी तयशुदा मार्केट वैल्यू से 50% कम यानी 5 करोड़ 10 लाख में कर दिया, कैश में कर दिया, फ़ौरन कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि उमर फारूक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान से तहफ़ 2019 में 28 करोड़ के ख़रीदे, लेकिन उनकी असल मालियत 1 अरब 70 करोड़ के करीब है। मगर इमरान खान का दावा है कि उनकी हुकूमत ने जो मार्केट वैल्यू लगाई वो 10 करोड़ थी, लेकिन इमरान खान ने फ़ौरन इन तहफ़ को मार्केट वैल्यू से भी आधी कीमत पर 5 करोड़ में फ़रोख्त कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म आखिर पैसों की इतनी क्या ज़रूरत थी कि उन्होंने अपनी ही तय करदा मार्केट वैल्यू से 50% कम में ये तहफ़ फ़रोख्त कर दिए और कैश में फ़रोख्त कर दिए। सवालात बहुत हैं, मगर तहरीक इंसाफ जवाब देने के बजाय इल्ज़ामात लगा रही है और इस स्कैंडल को अपने लिए मज़ीद पेचीदा बना रही है। हमने आज भी फवाद चौधरी को प्रोग्राम में आने की दावत दी है। प्रोग्राम लाइव है, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उनसे मुतालिक भी बहुत सारे सवालात हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले इस स्कैंडल को तफसील से कवर किया है द न्यूज़ के रिपोर्टर कासिम अब्बासी ने। बैक टू बैक उन्होंने स्टोरीज़ की, आज भी उनकी एक स्टोरी मौजूद है, उनसे हम ज़रा तफसीलात लेते हैं। कासिम अब्बासी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कासिम, बहुत शुक्रिया। कासिम, आप एक अरसे से काम कर रहे हैं, मुतादिद आपकी स्टोरीज़ आई। सबसे पहला जो सवाल है, क्योंकि आप ही ने सबसे पहले ये मामला उठाया था कि खान साहब ने ये घड़ी पहले बेची और उसके बाद तोशाखाना में अदायगी की। अब दस्तावेज़ात भी जो सामने आई हैं वो भी 22 जनवरी 2019 की है, सेम डेट की हैं। क्या ये ऐसे ही होता है या जो खान साहब ने किया है वो सवालात उठा रहा है? अच्छा देखिए, अगर आप तोशाखाना रूल्स की शाज़ेब बात करें तो रूल्स तो बड़ा स्पेसिफ़िकली ये कहते हैं कि जब भी तोशाखाना का कोई गिफ्ट जब तोशाखाना में आता है वो सबसे पहले रेसिपेंट जो है जिसको मिलता है, अगर इस केस में अगर इमरान खान साहब हैं तो वो लाइबल हैं इस चीज़ के कि वो पहले जो है वो तोहफ़ा डिपॉज़िट कराएँ तोशाखाना में, फिर उसकी जो वैल्यू है वो तोशाखाना असेस करता है और उसके बाद अगर खान साहब ने ख्वाहिश का इज़हार करना हो कि उन्हें वो चाहिए या रेसिपेंट जो है उसको चाहिए वो तोहफ़ा,
तो फिर वो एप्लीकेशन एक देता है जिसके थ्रू उनको वो अलाउ करते हैं तोशाखाना वाले, और फिर उसके बाद जो है वो रिटेंशन कॉस्ट जो है पे करता है। लेकिन इस मामले में मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये मौजूदा हुकूमत आई थी तो इनकी काबीना ने, शहबाज शरीफ की काबीना ने तोशाखाना का रिकॉर्ड निकाला था जो कि मेंटेन किया हुआ था इमरान खान साहब की काबीना ने। तो उस तोशाखाना के रिकॉर्ड में के मुताबिक जो है वो बड़ा स्पेसिफिकली ये फाइंडिंग्स थी, और ये हुकूमत की फाइंडिंग्स थी। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि खान साहब ने पहले ओपन मार्केट में, ये बजाय इसके कि खान साहब अपनी जेब से इसकी पेमेंट करते और वो रिटेन करते, उन्होंने वो घड़ियाँ तोशाखाना में डिपॉजिट करने के बजाय उनको पहले ओपन मार्केट में बेचा, और उसके बाद उन्होंने जो है जो उनको जो रिटेंशन कॉस्ट थी वो उन्होंने तोशाखाना में आके पे की। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शाहज़ेब भाई कि आपको पता है कि जो इमरान खान साहब थे, इन्हीं की हुकूमत ने जो है पहले 20% थी रिटेंशन कॉस्ट, इन्होंने 50% पे कर दी थी। लेकिन अगर आप इस घड़ी का देखें, इसकी जो असेस्ड वैल्यू थी वो 10 करोड़ रुपया थी, जो कि तोशाखाना ने ही असेस की थी। तो और ख़ान साहब ने जो पेमेंट की है वो 2 करोड़ और गालिबन 17 लाख रुपए की है, जो कि 20% बनती है। तो उन्होंने 50% भी रिटेंशन कॉस्ट पे नहीं की, 20% की है। और बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने पहले जो घड़ी है उसको बेचा है और उसके बाद उन्होंने जो है वो डिपॉजिट कराई है रिटेंशन कॉस्ट। आज जो आपकी स्टोरी है कासिम, आप उसमें बता रहे हैं कि जो असेसमेंट होती है कि एक जो तोहफ़ा है उसकी वैल्यू कितनी है। ज़ाहिर है कोई मुल्क जब तोहफ़ा देता है तो उसके साथ उसका कोई बिल तो देता नहीं है, तो और बुक वैल्यू क्या है नहीं पता होती। तो आप ये बता रहे हैं कि जब असेसमेंट करनी होती है तो एक बंदा मार्केट से भी लिया जाता है जो उस तोहफे के हवाले से वो एक्सपर्ट होता है, और वो ये बताता है कि मार्केट में अगर आप आज इसको बेचने जाएंगे तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो उसके बाद जब 10 करोड़ की वैल्यू लगी है और खान साहब ने 10 करोड़ की वैल्यू लगा के 2 करोड़ की लेके 5 करोड़ की बेच दी है, ये जो आपकी तहकीक है वो भी ये बताती है कि बड़ी अजीब सी बात है कि जब मार्केट वैल्यू 10 करोड़ लगाई गई थी तो आधी में क्यों बेच दी खान साहब ने, इतनी जल्दी में क्यों बेच दी बकौल उनके? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि ये इस तरह असल में एक्चुअली प्रोसेस ये होता है कि जब वैल्यू असेस तोशाखाना करता है तो 2 लोग होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं एट फर्स्ट स्टेज। पहला होता है FBR का एक ऑफिसर होता है, अप्रेजर ऑफिसर होता है, ग्रेड 16 का होता है, एक वो होता है। और दूसरा जो टाइप होती है गिफ्ट की, फ़र्ज़ करें अगर कारपेट है तो इंडिपेंडेंट एक कारपेट का कोई डीलर या बिजनेसमैन जो कि जिसको एक्सपर्टीज़ हो उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस तोहफे के ऊपर। अगर घड़ी का है तो वो घड़ी से रिलेटेड कोई हो सकता है। तो वो दोनों जो हैं इसकी वैल्यू असेस करते हैं, और फ़र्ज़ करें अगर जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर एक कमेटी जो है तोशाखाना में बैठती है, तोशाखाना के अंडर ही, और वो कमेटी जो है उसकी वैल्यू असेस करती है। अब खान साहब ने ये जो है 10 करोड़ की घड़ी जो इसकी वैल्यू असेस हुई, ये 5 करोड़ की क्यों बेची है, इसका तो अब मेरा ख्याल से जवाब खान साहब ही बेहतर दे सकते हैं कि उन्होंने इतनी महंगी घड़ी क्यों जो है 5 करोड़ की बेची। और इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये 10 करोड़ की भी वैल्यू इसकी इसलिए नहीं समझ आती क्योंकि ये घड़ी जो है इसमें 4000 से ज़्यादा ग्राफ जो है, ये एक बड़ा जो है वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स ऑफ डायमंड है, और इसको पूरी दुनिया मानती है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बड़ा मतलब कोई आम सा कोई डेवलपर है डायमंड का। तो इसने जो है पूरा इस स्पेसिफिकली ये जो MBS ने ये सेट जो है खान साहब को गिफ्ट किया था, इस पर उन्होंने पूरा कैटलॉग इख्तियार किया हुआ है जो कि आई गेस 40 पेजेस का है। तो उस कैटलॉग के मुताबिक देखें इसमें 4000 से ज़्यादा डायमंड्स यूज़ हुए हुए हैं इन सारी पूरे सेट में, और इसके जो वेट है जो कि कैरेट्स होता है वो 41 पॉइंट समथिंग है, मतलब 41 कैरेट से भी ज़्यादा है। और इसके मैं आपको बताता चलूँ, डायमंड को कोई एग्जामिन करना हो ना तो इसके 4 C's होते हैं, कट होता है, क्लैरिटी होता है, कलर होता है। तो इन ये जो 4 स्केल्स थे, इन सब को ग्राफ ने जो है वो प्रीमियम स्केल पे रखा हुआ था, मतलब एक्सेलेंट थे। तो अगर उस हिसाब से भी आप देखें तो ये किस तरह से वैल्यू, ये तोशाखाना के ऊपर एक ख़ुद तोशाखाना के ऊपर बड़ा क्वेश्चन रेज होता है कि उन्होंने इतनी महंगी घड़ी क्यों, उसकी वैल्यू जो है क्या वो इस वजह से तो नहीं थी क्योंकि खान साहब को कोई घड़ी रिटेन करनी थी तो उस वजह से उन्होंने जो है उसकी वैल्यू इतनी 10 करोड़ लगाई हो। तो इस चीज़ को जो है जाहिर सी बात है प्रूव करने की ज़रूरत है और इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। शुक्रिया कासिम अब्बासी ने इस हवाले से तफसीलात बताई हैं। अब अहम बात यह है कि कल हमारे प्रोग्राम में फराह खान गोगी साहिबा के शौहर ये वादा करके गए थे कि वो डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे कि उन्होंने जो एमनेस्टी स्कीम ली वो मई 2019 में इमरान खान की हुकूमत में नहीं ली थी। हमने आज उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब क्या दिया है और हमारे पास क्या सबूत हैं वो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं एक ब्रेक के बाद। तोशाखाना स्कैंडल के अंदर से एक और स्कैंडल निकल आया है जिसने इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम को मशकूक बना दिया है। तोशाखाना की कीमती घड़ी खरीदने वाले बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर का दावा है कि बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी ने अप्रैल 2019 में उन्हें यह कीमती घड़ी 28 करोड़ रुपए में फ़रोख्त कर दी थी। और अहम नुकता यह है
कि इससे एक महीने बाद यानी मई 2019 में फराह खान गोगी ने इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से 33 करोड़ रुपए का फ़ायदा उठाया था। यानी मुबैना तौर पर एक महीने के अंदर अंदर ये दो बड़े काम हो गए थे। और इमरान खान तो कहते रहे हैं कि एमनेस्टी स्कीम काला धन को सफ़ेद करने के लिए, करप्शन का पैसा वाइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और सारे सबका मरकज़ी किरदार इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी साहिबा है। इस हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल जो कल हमने अपने प्रोग्राम में उठाया वो ये है कि ये कैसे हो सकता है कि उमर फारूक के इल्ज़ाम के मुताबिक बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी साहिबा अप्रैल 2019 में दुबई में उन्हें घड़ी बेचती हैं और कैश में रकम लेती हैं, और फिर एक महीने बाद मई 2019 में इमरान खान की हुकूमत में 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ले लेती हैं। यानी तकरीबन उतनी ही रकम जो मुबैना तौर पर घड़ी बेचकर हासिल की गई थी। 7 माह पहले जब तोशा खाना स्कैंडल की तफसीरात सामने नहीं आई थी और फराह गोगी पर इल्ज़ामात लग रहे थे, तो फराह खान गोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर हमारे प्रोग्राम में आए थे। और जब हमने उनसे पूछा कि कैसे और क्यों फराह गोगी ने इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम ले ली, तो उन्होंने इनकार नहीं किया कि उन्होंने एमनेस्टी स्कीम ली और वादा किया कि वो तमाम दस्तावेज़ात हमें भेजेंगे। मगर फिर 7 महीने गुजर गए, कोई दस्तावेज़ात उन्होंने नहीं भेजी। फिर तोशा खाना स्कैंडल में उमर फारूक ज़हूर ने इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने अप्रैल 2019 में फराह गोगी साहिबा से $20 लाख कैश में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इमरान खान को दिए गए तहफ़ खरीदे थे। तो हमने कल अपने प्रोग्राम में फराह खान गोगी साहिबा के शौहर एहसन जमील गुज्जर से फिर पूछा कि कैसे हो सकता है कि अप्रैल 2019 में फराह गोगी साहिबा $20 लाख कैश में इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ बेचती हैं और फिर एक महीने बाद मई 2019 में इमरान खान की हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम ले लेती हैं और 33 करोड़ रुपए की एमनेस्टी स्कीम ली जाती है। तो एहसन जमील गुज्जर साहब अपनी 7 माह पुरानी बात से फिर गए और कहा कि उन्होंने तो एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा 2018 में शाहिद खान अब्बासी के दौर में उठाया था और वो डॉक्यूमेंट भी हमें भेज देंगे। उनके दोनों इंटरव्यूज़ के दावे देखिए और फिर हम आपके सामने अहम हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं। गुजर साहब, इनहेरिटेंस के लिए एमनेस्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनहेरिटेंस आप डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं देखें, अब आप एक ही सवाल लेके बैठ गए हैं कि एमनेस्टी क्यों ली। भाई एमनेस्टी हमने ली, वो लीगल थी लेना, हमने कोई लीगल काम नहीं किया। नैब हमसे पूछेगी, आप पूछ रहे हैं, आपको भी मैं फैक्ट्स कर दूंगा कि भाई वो हमने क्यों ली, किस वजह से ली। वैसा आपने मुझे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप डॉक्यूमेंट भेजेंगे, इस हवाले से वो आपने नहीं भेजे थे, आप दोबारा भेज दीजिएगा। मैंने आवाम को दिखा दिया कि आपने लास्ट टाइम क्या कहा। आपको डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिक है, एफबीआर के रॉकेट पे मौजूद हैं, फिर भी आपको ये भेज देंगे हम। ये भी कहा था आपके प्रोग्राम में। ऐसा नहीं गुज्जर साहब, पिछले इंटरव्यू की बात से आप मुकर रहे हैं। आपने कहा था डॉक्यूमेंट भेजेंगे, आपने नहीं भेजे। आपने 6 माह पहले मेरे इंटरव्यू में कहा था कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस आएंगे, केसेस का सामना करेंगे। 6 महीने से पाकिस्तान आप आए नहीं हैं, मगर उन्होंने आज भी कोई सबूत या कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजा। तो हमने खुद उनसे रब्ता किया और उन्से पूछा कि आपने जैसा कि कल हमारे प्रोग्राम में वादा किया था कि आप एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाने के डॉक्यूमेंट्स और सबूत हमारे साथ शेयर करेंगे, तो बराए मेहरबानी वो हमें भेज दीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और एफबीआर के पास दस्तियाब है। तो फिर हमने उन्हें वो डॉक्यूमेंट भेज दिया जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और जिसमें ख़ुद फराह खान गोगी साहिबा ने एफबीआर में अपने असासों की तफसीलात बताते हुए ये तस्लीम किया है कि उन्होंने इमरान खान हुकूमत में आने वाली 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था। नाज़रीन, आप खुद देख लीजिए कि इसमें फराह गोगी साहिबा ने एफबीआर में डिक्लेयर किया है कि उन्होंने 2019 की एमनेस्टी स्कीम से इमरान खान के दौर में फ़ायदा उठाया। हमने ये सबूत एहसन जमील गुज्जर साहब को भेजा और पूछा कि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक तो आपकी अहलिया फराह खान ने इमरान खान हुकूमत की 2019 की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था। क्या आप इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो इस डॉक्यूमेंट को गलत साबित कर दे? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम तो ये कह रहे हैं कि फ़ंड्स और प्रॉपर्टी हमने जिस एमनेस्टी में डिक्लेयर किए वो इमरान खान की हुकूमत से पहले के फ़ंड्स और प्रॉपर्टी थे, आप इसे समझने की कोशिश तो करें। तो हमने कहा कि आप अपने कल के वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट तो शेयर करें, क्योंकि हमारे पास मौजूद सबूत के मुताबिक तो फराह खान ने 2019 में इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, आप क्यों हमारे साथ इतना सख्त हो रहे हैं? तो हमने जवाब दिया कि आपके साथ हम हरगिज़ सख्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि हक़ाइक़ रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ शो में किए गए वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगे तो हम अपने शो में वो भी रिपोर्ट कर देंगे। हमने आपके साथ फराह खान साहिबा का एफबीआर रिकॉर्ड शेयर किया है जो ये दिखाता है कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में 2019 में एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था। आप इसकी नफ़ी में डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर आप वादे के मुताबिक डॉक्यूमेंट दे देंगे तो हम ज़रूर दिखा देंगे। तो एहसन जमील गुज्जर ने जवाब दिया कि आपका जो दिल चाहे रिपोर्ट करें। यानी कल इतना बड़ा दावा कर दिया
और जब हमने सबूत सामने रखा और इसकी नफ़ी करने के लिए आगे से सबूत मांगा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया और कहा जो मर्जी आए रिपोर्ट करें। हालांकि 7 माह पहले भी हमारे प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट देने का दावा किया और नहीं भेजे, और कल भी वादा किया और नहीं भेजे। इसे सवाल उठ रहा है कि अप्रैल 2019 में उमर फारूक ज़हूर के मुताबिक वो बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान गोगी साहिबा को सऊदी अरब से इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ के लिए $20 लाख अदायगी करते हैं, और 1 माह बाद इमरान खान हुकूमत में एमनेस्टी स्कीम आती है और फराह खान साहिबा फ़ायदा उठाकर 33 करोड़ रुपए वाइट करा लेती हैं। एमनेस्टी स्कीम के बारे में खुद इमरान खान क्या राय रखते थे, देखिए। जो लोग टैक्स चुराते हैं, चोरी से पैसा बनाते हैं, उनको छूट दे दी है। मनी वाइटनिंग स्कीम यानी कि ब्लैक का पैसा वाइट करने का उनको एक और मौका दे दिया। ये एमनेस्टी स्कीम ईमानदारी के ऊपर टैक्स है। ये इस मुल्क की, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। इसको हम इसकी सख्त मुखालफत करेंगे। इस एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम 2018 का इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूं कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। अब अगर इस स्कैंडल में इमरान खान साहब का कोई किरदार नहीं है तो फिर उन्हें फराह खान गोगी साहिबा से पूछ लेना चाहिए कि एमनेस्टी स्कीम से मुतालिक इस पूरे तनाज़े के पीछे असल कहानी क्या है और कौन कौन इसके किरदार हैं। आज पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर सईद गनी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान की एमनेस्टी स्कीम का मकसद ही यही था कि फराह गोगी के ज़रिए ये पैसा वाइट किया जाए। कि अप्रैल 2019 में ये सारे ताइफ बेचे गए और मई 2019 में जो गोगी साहिबा हैं वो इमरान खान की जो एमनेस्टी स्कीम आई उसमें 33 करोड़ रुपए इन्होंने अपने जो है वो डिक्लेयर किया, उसको वाइट करा लिया। एमनेस्टी स्कीम आई थी, उसका मकसद भी यही था कि वो जो पैसा इसके पास आ गया था उस पैसे को ये किस तरह से वाइट करें और किस तरह से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें। तो ज़ाहिर है वो जो आगे इसने गोगी और गोगे रखे हुए थे उनके ज़रिए ये पैसे वो वाइट करता रहा, उनको उसने मौका दिया। अहम बात यह भी है कि सिर्फ तोशा खाना ही नहीं बल्कि तोशा खाना स्कैंडल के जवाब में दिए गए पीटीआई के मौक़िफ़ में भी झूठ सामने आ रहा है। ये मामला भी आपके सामने रख देते हैं। हम पर मुकदमा करने की इमरान खान की धमकी पर हमने फ़ौरन ही खुले दिल से उनका चैलेंज कबूल किया और कहा कि हम किसी भी मुल्क में किसी भी अदालत में इमरान खान साहब को जवाब देने के लिए तैयार हैं। मगर फिर तहरीक इंसाफ अपनी ही धमकी से भागती नज़र आ रही है और नए बहाने बनाने लगी और ये झूठ बोला गया कि जियो इंतज़ामिया ने उमर फारूक ज़हूर के साथ हमारा इंटरव्यू यूट्यूब से डिलीट कर दिया है और तोशा खाना से मुतालिक हमारे प्रोग्राम्स और ख़बरें बरतानिया में सेंसर किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने आज सुबह ट्वीट किया कि जियो ग्रुप ने तोशा खाना केस से मुतालिक अपने प्रोग्राम और ख़बरें लंदन में खुद ही सेंसर कर रखी हैं। उनका ख्याल है कि इस तरह सिर्फ पाकिस्तानी अदालतों से डील करना होगा। चलें शुरू पाकिस्तान से करते हैं। जाली शहादतें बनाना और प्रोग्राम करने पर आज से ही कार्रवाई का आगाज़ होगा। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा। फवाद चौधरी साहब का ये झूठ आज पूरा दिन उनका पीछा करता रहा क्योंकि जियो न्यूज़ ने बरतानिया में कोई भी खबर या प्रोग्राम सेंसर नहीं किया था और ना ही अपना कोई प्रोग्राम यूट्यूब से डिलीट किया था। इस वक्त भी आप अपनी स्क्रीन पर हमारे कल और परसों के प्रोग्राम्स के स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं जो अब भी यूट्यूब पर मौजूद हैं और कोई भी आसानी से चाहे पाकिस्तान में, चाहे बरतानिया में, चाहे अमेरिका में या किसी और मुल्क में ये प्रोग्राम खोलकर इस वक्त भी देख सकता है। और रही बात बरतानिया में हमारे प्रोग्राम सेंसर करने की, तो हमारे पिछले दोनों प्रोग्राम्स बरतानिया में दिखाए गए हैं और इस वक्त ये प्रोग्राम भी इस वक्त बरतानिया में दिखाया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब चाहें तो बरतानिया में अपने किसी भी जानने वाले से अभी इस वक्त रब्ता करके इसकी तस्दीक करा सकते हैं और अगर चाहें तो अपनी तस्हीह भी कर सकते हैं। फवाद चौधरी साहब, हम नहीं भाग रहे हैं बल्कि आप भाग रहे हैं, जिसका सबूत आपका ये ट्वीट है जिसमें आपने सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार मज़हर अब्बास साहब की इमरान खान की हमारे प्रोग्राम पर मुकदमा करने की धमकी से मुताल्लिक ट्वीट का जवाब दिया है और आपने हम पर मुकदमा करने के बजाय जियो की मैनेजमेंट को टारगेट किया है और हम पर मुकदमा करने से पीछे हटते हुए जियो न्यूज़ की मैनेजमेंट पर मुकदमा करने का ऐलान किया है। हालांकि कल आपके चेयरमैन इमरान खान ने अपनी ट्वीट में जियो के साथ साथ हम पर मुकदमा करने की धमकी भी दी थी और हमने ये चैलेंज कबूल भी किया था और आज भी हम अपनी बात पर कायम हैं। इसलिए अब आप भागने के बजाय अपनी धमकी पर अमल करें। हम अपने प्रोग्राम में कही हुई हर बात की जिम्मेदारी लेते हैं, हर वक्त लेते हैं। हमारा इमरान खान साहब से कोई ज़ाती इख्तिलाफ़ नहीं है। इमरान खान के लिए भी हमारा उतना ही एहतराम है जितना मुल्क के किसी भी दूसरे सियासी लीडर के लिए एहतराम है। बतौर सहाफ़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम सवाल उठाएं और बतौर सियासी रहनुमा इमरान खान की जिम्मेदारी है कि वो हमारे सवालों का जवाब दें। पहले भी हम उनका मौक़िफ़ शामिल करने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से रब्ता करते रहे हैं और आज भी उनके लिए और उनकी जानिब से जवाब देने के लिए तहरीक इंसाफ के किसी भी रहनुमा के लिए हमारा प्लेटफॉर्म
हाजिर है। हमारे सिर्फ चंद सवाल हैं जिसका जवाब हम मुसलसल आपसे मांग रहे हैं, मगर आप मुसलसल उन सवालों से भाग रहे हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी ने कल रात से हर मौजू पर ट्वीट्स किए हैं, मगर अपने हवाले से वो जवाब नहीं दिए जिसका कल रात को हमारे प्रोग्राम के बाद सबको इंतज़ार है। फवाद चौधरी की तरफ से उमर फारूक ज़हूर के साथ अपनी मुबैना व्हाट्सएप चैट से मुताल्लिक 24 घंटे गुजरने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया है और बिल्कुल खामोशी छाई हुई है। फवाद चौधरी साहब जवाब दें कि परसों रात को उमर फारूक के इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुबैना तौर पर उनसे राब्ता किया, मिन्नत की और उन्हें भाई कहा, तो अगले दिन मीडिया के सामने उसी उमर फारूक ज़हूर को फ्रॉड क्यों करार दे दिया? वो क्यों अपनी हुकूमत में बतौर वफाकी वजीर उमर फारूक ज़हूर से कारोबारी मुआहिदों के लिए राब्ते में रहे हैं, जिनमें वैक्सीन, ई स्पोर्ट्स और IT सेक्टर जैसी कारोबारी सरगर्मियां शामिल थी? फाचोई साहब, क्या इल्ज़ाम दुरुस्त है कि आप उमर फारूक ज़हूर को काबीना की अंदरूनी बातें भी बताते रहे हैं? क्या आप एक दफ़ा उमर फारूक ज़हूर के अखराजात पर दुबई में भी गए थे और कई दफ़ा उमर फारूक ज़हूर के दफ्तर का दौरा भी कर चुके हैं और पाकिस्तान में उनके केसेस ख़त्म कराने की कोशिश भी करते रहे हैं? क्या आप बताना पसंद करेंगे, और ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, कि आप उमर फारूक ज़हूर से क्या क्या फ़ायदे लेते रहे? फवाद चौधरी हमारे प्रोग्राम में आए और इन सवालों के जवाब दें, ना कि झूठ पर झूठ बोलकर और बहाने बनाकर अपनी पोजीशन से पीछे हटें। आज फैसल बाउडा ने भी उनके झूठ पर पर्दा उठाया। उन्होंने बताया कि फवाद चौधरी उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं और बताया कि तहरीक इंसाफ के कौन कौन से रहनुमा अपनी हुकूमत के दौर में उमर फारूक ज़हूर से मिलते रहे हैं और फवाद चौधरी एक झूठ को छुपाने के लिए कैसे बार बार झूठ बोलते हैं। ये जो उमर फारूक ज़हूर साहब हैं जिन्होंने शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में कहा कि ये मैंने घड़ी जो है ये फराह खान से ख़रीदी है, इनके साथ आपका क्या ताल्लुक़ है? देखिए मीर साहब, एक्चुअली ये आए थे डेलीगेशन में हिज हाइनेस मखतूम साहब के दुबई के जो शेख हैं, अच्छा, उनकी डेलीगेशन के पैरामिड में, जैसे आपका शो है आपके साथ और स्टाफ है, तो उनकी डेलीगेशन में उमर फारूक साहब भी थे और डेलीगेशन के साथ वजारत में मुलाकात हुई और वजारत के स्टाफ के साथ मुलाकात हुई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी का फ़ोन भी था कि डेलीगेशन आ रहा है, अगर तुम अवेलेबल हो तो उनसे मिल लो, विच इज़ नॉर्मल। मेरे अलावा भी उमर अयूब साहब मिले, वो उस वक्त पावर उमर अयूब भी मिले इसको? जी बिल्कुल मिले हैं, उसकी तस्वीरें, और मरहूम नईमुल हक साहब भी मिले हैं, चीफ ऑफ स्टाफ जो थे, और एक और वजीर भी मिले हैं, मैं उनको नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मिले हैं। तो हम 4 लोग। फवाद चौधरी साहब का भी तो रब्ता था इनसे? सर ये तो फवाद चौधरी मेरा दोस्त है और मेरा बहुत प्यारा दोस्त है और उसका पॉलिटिकल एक्यूमेंट भी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो भी खान साहब को समझा सकता है कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो भी एक ऐसी चीज़ को डिफेंड करने चला गया है जिसके अंदर उसको अपनी बात के ऊपर 10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं और आगे 200 झूठ और मोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इमरान खान के बगैर इस्लामाबाद के बजाय अब रावलपिंडी की तरफ बढ़ रहा है। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया है कि लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी पहुंचने की तारीख का ऐलान इमरान खान हफ्ते को करेंगे, यानी अभी तक नहीं पता है कि ये लॉन्ग मार्च कब पहुंचेगा। इसके साथ ही जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है उसके हवाले से भी बार बार इमरान खान मौक़िफ़ बदल रहे हैं और अब उन्होंने साथियों से मुलाकात में ये कहा है कि ये जो करें हमारी पॉलिसी इंतज़ार करो और देखो की है। यानी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी एक गैर वाज़ेह पोजीशन नज़र आ रही है, बार बार भी बदल रही है। हमारे साथ सीनियर साहब तज़कियाकार मुजीबुर-रहमान शामी साहब मौजूद हैं। शामी साहब बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ये जो करें हमारी पॉलिसी इंतज़ार करो और देखो की है, पहले इमरान खान साहब कह रहे थे हम नहीं करने देंगे इनको ये तैनाती आर्मी चीफ की, इतने अहम ओहदे की। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब हों, परवेज़ खटक साहब, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत का इस्तेहकाक है वज़ीर आज़म का, वो करें, जिसको भी करेंगे हमें काबिल कबूल होगा। अब खान साहब कह रहे हैं हम देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी है। ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली? खान साहब क्या चाह रहे हैं? देखें जावेद साहब, ये तो मेरे ख्याल खुद खान साहब को भी मालूम नहीं कि वो क्या चाह रहे हैं। वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई उनको अभी कुछ तवक्को है या उम्मीद है कि उनकी कुछ सुनवाई हो जाएगी। हो सकता है कोई राब्ते भी हो रहे हैं पस पर्दा, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि कुछ फ्रस्ट्रेशन भी उन पर तारी है। तो उनका जो लॉन्ग मार्च उनके बगैर तो वो कोई काबिल ज़िक्र अट्रैक्शन नहीं है, यानी उसमें जो हजूम है वो रफ्ता रफ्ता कम होता जा रहा है। और जब वो रावलपिंडी पहुंचेंगे उस वक्त तो कॉल देंगे और ख़ुद शरीक होंगे, तो फिर देखिए शायद कुछ ज़ोर पकड़ ले, लेकिन इस वक्त तो उसकी रफ्तार भी मध्यम है और उसका इम्पैक्ट जो है वो भी नहीं हो रहा जो इस तरह के खान साहब चाहते थे। जो वो कभी आर्मी चीफ के तकर्रुर के मामले में पुरुमीद होते हैं,
कभी उनकी उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं। खुद लगता है कि हुकूमत के हलकों में भी एक उलझाव है और ये मामला खामखा लटकाया जा रहा है। इनको तय कर देना चाहिए था। इस तरीके से तो मजीद चमकोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें फैल रही हैं और एक कमजोरी का तासुर हो रहा है। मेरा ख्याल तासुर नहीं होना चाहिए था, और ये अगर तय कर लिया जाता तो एक यकीन पैदा हो जाता और सूरत हाल जो है उसमें को बादल छट तो जाते ना कम अज कम। तो इमरान खान साहब, तो शामी साहब फिर जो इस वक्त खान साहब का अपना लॉन्ग मार्च है उसकी जो सुस्त होने की वजह खुद ज़ाहिर तहरीक इंसाफ है कि बाय स्ट्रैटेजी हिकमत अमली के तहत वो इसको इतनी सुस्त रफ्तारी से लेकर जा रहे हैं। तारीख का ऐलान नहीं करें, तो पिंडी पहुंचने का ऐलान वो हफ्ते को जाके करेंगे। तो खान साहब की नज़र भी इसी बात पर है कि जो हुकूमत है ये कन्फ्यूजन का शिकार है। कभी था कि जी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में समरी मूव होगी, फिर नवंबर के दूसरे हफ्ते की बात की गई, अब 19-20 तारीख के बाद की बात की जा रही है। क्या खान साहब इसी को देखकर ऐलान करेंगे कि उन्होंने इस्लामाबाद आना भी है या नहीं आना है, पिंडी में ख़त्म कर देना है, और मार्च की रफ्तार का क्या करना है? अब हो सकता है कि वो इतनी ताख़ीर करें कि उससे पहले ही ऐलान हो जाए और उनको आने की ज़रूरत ना रहे, या उस तरह उनका दबाव कम हो जाए। और हो सकता है कि ये तारीख जो है आगे बढ़ती चली जाए। अब फरीकैन जो हैं वो तारीखों पे तारीख दे रहे हैं, हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही और खान साहब जो हैं वो रावलपिंडी पहुंचने की तारीख तय नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं कि कौन किसके आसाब को ज़्यादा मुतासर करता है और कौन पहले जिच होता है और कौन जो है वो साबित कदम रहता है। अब अक्सर तो शहबाज शरीफ साहब बीमार हैं ये बताया जा रहा है, मगर फैसले जो हैं वो तो हो सकते हैं। अब इतनी ताख़ीर का कोई सबब समझ में नहीं आता। तो बेयकीनी जो है उसको बढ़ाने का कोई फ़ायदा हुकूमत को नहीं होगा। और खान साहब जो हैं जाहिर है उनको ना फ़ायदे का पता चल रहा है ना नुकसान का पता चल रहा है। तो अभी तो ऐसा लगता है कि दोनों फरीक जो हैं अंधेरे में टामक टोइयाँ मार रहे हैं और ये दोनों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और शाह साहब मुसलसल तरीके से पिंडी का जिक्र कर रही है कि पिंडी पहुंचना है। ये जो पिंडी इतना और हो रहा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई मैसेजिंग है या बस पिंडी पहुंचना है फिर इस्लामाबाद जाना है? ज़ाहिर है जी, आप उनको पता है कि ताकत का मरकज़ पिंडी में है और उस पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं। इस्लामाबाद को तो वो एक फरीक मानते ही नहीं है, तो उनका ख्याल है उनको जो कुछ भी मिलना है वो पिंडी से मिलेगा। तो पिंडी पे दबाव बढ़ाकर वो अपना काम निकालना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहाँ कोई ऐसी सूरत निकले कि उनकी कोई ना कोई बात मान ली जाए, कोई इंतखाबात के मामले में भी और कुछ दूसरे मामलात में भी। और ऐसी अफवाहें भी उड़ रही हैं कि जो इलेक्शन है वो क़ब्ल वक्त हो सकता है और खान साहब जो हैं उनकी कोई ना कोई उम्मीद पूरी हो सकती है। लेकिन ये सब क्या सराइयाँ हैं जो वाबस्ता हैं उस शख्स के साथ जिसका कि इंतखाब होने वाला है। जो ही वो इंतखाब हो जाएगा उसके बाद सूरत हाल जो है वो वाज़ेह होगी कि उसकी क्या थिंकिंग है और क्या करने वाले हैं और क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया शामी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कल पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड की रिलीज़ की तारीख है, लेकिन रिलीज़ की तारीख से ठीक 8 दिन पहले यानी 11 नवंबर से लेकर आज तक ये मामला कन्फ्यूजन का शिकार है। एक ऐसी फिल्म जिसको पहले अगस्त में मरकज़ी फिल्म सेंसर बोर्ड ने रिलीज़ की मंजूरी दी, फिर पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड और सिंध सेंसर बोर्ड ने नवंबर में मंजूरी दे दी, लेकिन रिलीज़ से सिर्फ एक हफ़्ता पहले वफाकी वजारत इत्तलात ने अवामी शिकायत पर फिल्म जॉयलैंड को दिया गया NOC वापस ले लिया था। हालांकि जिन अवाम ने शिकायत लगाई थी उन्होंने तो फिल्म देखी नहीं थी, लेकिन इस पर जब तनकीद हुई तो वज़ीर आज़म ने 8 रुकनी कमेटी बना दी, जिसने मंगल को फिल्म देखने के बाद इसे एक बार फिर उसी मरकज़ी फिल्म सेंसर बोर्ड के पास दोबारा भेज दिया, जिसने सबसे पहले अगस्त में इस फिल्म को रिलीज़ करने की मंजूरी दी थी। फिर गुज़िश्ता रोज़ मरकज़ी फिल्म सेंसर बोर्ड ने दोबारा इस फिल्म को रिव्यू किया और कुछ सीन्स निकालने की शर्त पर इस फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त दे दी। लेकिन आज ये खबर सामने आई है कि पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्म जॉयलैंड की रिलीज़ पर पाबंदी लगा दी है, यानी ये फिल्म कल सिंध, वफाक और दीगर सूबों में तो रिलीज़ होगी लेकिन अब पंजाब में रिलीज़ नहीं होगी। यानी पंजाब सेंसर बोर्ड ने पहले फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी लेकिन फिर इजाज़त वापस ले ली और इसकी वजह भी नहीं बताई कि आखिर इस फिल्म पर पाबंदी क्यों लगाई है, अगर इसमें कोई काबिल एतराज़ मवाद था। और तो पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड ने पहले इस पर एतराज़ क्यों नहीं उठाया था और इससे फिल्म बनाने वालों के साथ शेयर करके उन्हें इस मसले को हल करने को क्यों नहीं कहा गया? क्या पंजाब हुकूमत फिल्म के सिर्फ ट्रेलर पर बनने वाले मफरूज़ों की बुनियाद पर इस पर पाबंदी आयद कर रही है क्योंकि ऐसा करने के पीछे इसके अलावा कोई वजह नज़र नहीं आ रही है? क्योंकि ये फिल्म तो अभी तक रिलीज़ ही नहीं हुई है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड किसी दबाव में आ गया है? क्योंकि इससे पहले जब वजारत इत्तलात और नशरियात ने गुज़िश्ता हफ्ते 11 नवंबर को इस फिल्म का NOC वापस लेने का ऐलान किया था तो उस वक्त साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा
कि इस तरह की ज़्यादातर कैंपेन आपस की बिजनेस राइवलरीज होती हैं। एक पार्टी पैसा लगाती है कि दूसरे की रिलीज़ में देर हो जाए, क्योंकि सिनेमा स्क्रीन महदूद हैं और ज़्यादातर लोग वो शामिल होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि फिल्म है क्या। कमज़ोर वज़ीर हो तो दबाव में आ जाता है। ये इल्ज़ाम फवाद चौधरी साहब ने मरियम औरंगज़ेब साहिबा पर लगाया था। आज वफाक में और सिंध में तो मंजूर हो गई है फिल्म, मगर पंजाब में पाबंदी लगा दी गई है। तो फवाद चौधरी साहब बताएं कि बिज़नेस राइवलरी किसकी है, किसने दबाव में अपने फ़ायदे के लिए ये पाबंदी लगवाई है। इमरान खान साहब तो कहते हैं वो माफियाज़ के ख़िलाफ़ हैं, तो पंजाब में क्या हुआ है? इरा दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।